कि तूफानों से घोंसले उड़ जाया करते होंगे। गणपत सिंह जी से जोड़ना इस बात को कि तूफानों से घोंसले उड़ जाया करते होंगे। कहो उन तूफानों से जरा चट्टान को हिलाकर देखें, हमने लिखा इतिहास तलवारों से, हमने 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 लिखा इतिहास तलवारों से। किसी में दम है तो आए और उसे मिटाकर देखें, किसी में दम है तो आए और उसे मिटाकर देखें। गणपत सिंह जी राजपुरोहित, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के माध्यम से आप खड़े होकर स्वागत, अभिनंदन। ये एक ऐसा पल जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, जिसको केवल भावनाओं में व्यक्त किया जा सकता है, जिसको शब्द नहीं दिए जा सकते हैं, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम सब के चहेते गणपत सिंह जी राजपुरोहित। आपने पृष्ठभूमि इतनी जबरदस्त बनाई है कि मेरे ऊपर एक अलग सा दबाव हो गया है क्योंकि पृष्ठभूमि सबसे पहले मैं मां शारदे को चरणों में नमन करता हूं, पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। मेरे एक ही आग्रह पर भवानी सिंह जी राजपुरोहित, जो इतिहास के पितामह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो मेरे हमेशा से आदर्श रहे हैं, बेहद शानदार पढ़ाते हैं और मस्तिष्क के जरिए बच्चों के दिल में उतरते हैं। और उनकी बेजोड़ शिक्षण शैली के मुरीद 2000 से लेकर और आज तक जितने भी इतिहास का जो एक व्याख्याता ग्रुप है, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, वो भवानी सिंह जी का शिक्षण शैली से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, तो मुझे बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। आपने एक ही सिंगल फ़ोन पे ही एक्सेप्ट किया कि मैं आ जाऊंगा। मैं अपने अग्रज को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बाड़मेर में यहाँ पे बाड़मेर की भूमि को पवित्र किया, आप आए और सभी बच्चों को मार्गदर्शित किया। उसके बाद अरविंद जी सर, जब से मैं बेसिकली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे आईएएस में भी यही दो ऑप्शनल थे, और जब से हिस्ट्री को समझा है, जब से मैंने हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी, विश्व इतिहास से अरविंद जी को जानना शुरू किया, और उसके बाद आपका लेखन कंटिन्यू पढ़ने को मिला। और सोशल मीडिया का जब दौर आया तो आपसे बात हो गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि लेखक से बात हो रही है। फिर आपने आधुनिक भारत को रचा, मूल स्रोतों का प्रयोग किया, 2 भाग में आधुनिक भारत का इतिहास लिखा। और मैं तो आप सभी राजपत्रित अधिकारियों को और विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि वो पुस्तकें 2 भाग आप जिंदगी में ज़रूर पढ़ना, किसी भी मोड़ पे पढ़ना ज़रूर। आपको उसमें 2 चीज़ें सीखने को मिलेगी कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, और दूसरा ये सीखने को मिलेगा कि ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग इतिहास लेखन में कैसे किया जा सकता है। तो साथ साथ में आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता हूँ कि एक सिंगल फ़ोन मैंने किया, मैंने कहा अरविंद जी अपना कार्यक्रम है 20 जनवरी को, तो आपका सहमति है कि नहीं है। तो आपके शब्द ये थे कि जब आपने सोचा था ना कि अरविंद जी को बुलाना है, उसी समय मेरी सहमति बन गई थी। फिर हमारे बड़े भाई साहब और साथी कह सकते हैं, बैचमेट हैं हम, पवन जी भंवरिया साहब। मैंने पवन जी को कॉल किया क्योंकि मेरा इरादा क्लियर था कि मुझे इतिहास से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक शिक्षार्थी हैं उनको ही बुलाना है, क्योंकि मेरा ड्रीम जो था ना वो ये था कि बाड़मेर में हमें इतिहास का कार्यक्रम करना है। और जब मैंने युवराज जी के सामने ये बात रखी, क्योंकि मेरी टीम इतनी अच्छी है कि मुझे खाली कहना पड़ता है कि ये कार्यक्रम करना है, बाकी मुझे देखना नहीं पड़ता। आज आप यकीन नहीं करोगे, आपने आज टाउन हॉल देखा है, मैंने भी आज ही देखा है, बाकी सारी तैयारियां इन लोगों ने करी है। तो मैंने युवराज जी से बात करी तो सजेशन ये था कि
फर्स्ट ग्रेड का अपन सम्मान समारोह कर रहे हैं और राज्य भर के बच्चे हैं, तो बाड़मेर इतना दूर है, कौन आएगा यहाँ पे। डर तो मुझे भी था, और दूसरा क्या था कि निराशा तो मैं गर्ल्स की तरफ से हुआ, क्योंकि आधे सिलेक्शन उनके हैं लेकिन आए 4-5 ही बच्चियाँ हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे संख्या से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी लिस्ट जब हमने बनाई तो 387 बच्चों के नाम उसमें आए सिलेक्शन की लिस्ट में। तो 387 बच्चे थे, मैंने कहा अगर 2 बच्चे भी आएंगे ना तो अपन सम्मानित कर लेंगे। लेकिन मेरा जो एक इरादा है, मेरा जो ड्रीम है, क्योंकि उन 2 बच्चों से भी मैंने वादा किया था कि टाउन हॉल में मिलेंगे हम, ये जिसने पढ़ा है उन सबको अच्छे से पता है। तो मुझे तो करना था कार्यक्रम, भले 10 बच्चे आए, 20 आए, जिनको ठीक लगता है आना तो आए, नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आना चाहते हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए। तो मैंने जैसे युवराज जी से बात की, युवराज जी ने कहा कि भाई आप अतिथि का देख लो, क्योंकि हमने आज दिन तक पिछले 11 साल में सर किसी भी पॉलिटिशियन, कोई अधिकारी, किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया हमने बाहर से हमने शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद ही आमंत्रित किए, ताकि मंच पे जो बैठे हैं वो ऐसे लोग हो जिनको देख के हमारे जो युवा है ये सीखें कि हमें भी इनके जैसा बनना है। तो मेरा हमेशा से ये इरादा रहता है कि ऐसे आगे ऐसा व्यक्ति बैठे जो आदर्श हो अपने आप में, क्योंकि मैं आपको देख के सीखता हूँ और आप भी हम सबको देख के सीखते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी था। तो इस क्रम में मैंने सबसे पहला फ़ोन जो है वो पवन जी को किया। मैंने कहा पवन जी आपको आना है, और पवन जी ने कहा कि कार्यक्रम किस तारीख को। मैंने कहा 20 को। तो कहा मैं शाम तक बताता हूँ। मैंने कहा शाम तक बताने का क्या कोई, फिर आपने दूसरे दिन वापस फ़ोन मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया, आप थोड़े ईयरिंग में प्रॉब्लम है, वॉइस मैसेज आया और आपने कहा कि मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक का मैंने समय इसलिए लिया था कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो कोई शादी वादी तो नहीं है कहीं। आप बड़े सहज हैं और बहुत ही ग्राउंड की बात करते हैं, दुनियादारी से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। तो इनके व्यक्तित्व से मुझे बड़ा प्रेम है और सीखने लायक है व्यक्तित्व। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी एक ही रिक्वेस्ट पर आप यहाँ पधारे। मैं मेरी बात शुरू करूँगा, उससे पहले अब बात आती है कवि अशोका की। मैंने बहुत पहले राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा एक पंक्ति बोली थी, बहुत पहले बोली थी और काफ़ी वायरल भी हुई थी। मुझे खुद को नहीं पता कि किसने लिखी थी। तो एक बार हमारा ऐसे इंस्टाग्राम पे वार्तालाप हुआ, तो आपने कहा कि ये पंक्तियाँ मेरी हैं। तो मैंने कहा कई बार बच्चे झूठ भी बोलते हैं, तो मैं देखता हूँ इन्होंने कुछ और भी लिखी है या ऐसे ही फेंक दी बात को। तो मैंने इनका पेज देखा तो इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बोली है। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा आ जाना। तो क्या आप भाई साहब आप याद कर रहे हो, मैं नहीं आऊँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इनके बुलाने के पीछे मेरे 2 टारगेट थे। पहला ये था कि जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको अगर अपन मंच नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे कई बार कला की भ्रूण हत्या हो जाती है, क्योंकि जो स्थापित कलाकार है उनको तो हर कोई मंच देता है, लेकिन जो उभर रहा है उनको मंच देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी आगे जाके स्थापित होंगे और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करेंगे। तो कवि अशोका जो कि युवा है, मैंने कहा आप मेरे से 10 साल छोटे होंगे, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं आपका नहीं करता हूं, आपकी कला का सम्मान करता हूं जिसकी साधना आप कर रहे हैं। तो आपका भी धन्यवाद कि आप है वो एक रिक्वेस्ट पे आए। मैं मेरी बात को थोड़ी 2-5 मिनट बाद में शुरू करूँगा। उससे पहले इस पूरे हिस्ट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं केवल एक फिगर हूं जिसको आगे किया जाता है। क्लास लेके मैं निकल जाता हूं। मैं क्लास कोचिंग गया, मैं सुबह उठा 8-9 बजे और मैंने अपना टॉपिक तैयार किया, तैयार करके कोदले आता हूँ, फ्री हुआ और कोचिंग गया, मैंने अपनी क्लास रिकॉर्ड करके मैं निकल जाता हूँ। उसके बाद बच्चों की इंक्वायरीज, उनके मैसेजेस, उनकी टेक्निकल दिक्कत, कौन सी क्लास किस बैच में रिकॉर्ड करनी है, अपलोड करनी है, कहाँ क्या करना है, मैंने कभी कुछ नहीं बताया इनको, कभी मेरे पास शिकायत नहीं आती। इस पूरे सिलसिले को बहुत तरीके से करने का श्रेय, कई बार बच्चे देखते थे मेरी क्लास रात को 2:30-3 बजे अपलोड होती थी। इसके पीछे जो एक की फिगर है, जो मेन व्यक्तित्व है, वो है सवाई कुमावत। मैं सवाई को बुलाना चाहूँगा आगे कि वो आगे आए
और इस व्यक्ति को मैं, आप ये देख लीजिए कि आपने क्लासें मेरे से पढ़ी है, लेकिन बाकी सारी प्रोसेस सवई ने करी है। रात को 3 भी बजे हैं, 4 भी बजे हैं, कई बार पूरी रात भी नहीं चली गई। इसके योगदान को भुला नहीं सकते हम। आज आपको जितनी भी कोई तकनीकी दिक्कत होती है वो सारा कुछ समाधान करते हैं। इनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सारे बैचेस के इतिहास के पाठ्यक्रम इनके रटे हुए हैं कि कौन सा वीडियो किस फोल्डर में जाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये क्लास नहीं आई, तब ये कहते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इनको मैं सम्मानित करना चाहूँगा एक मोमेंटो देके, मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। और अब इसी क्रम में देखो, टीम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता कि नहीं मुझे कार्यक्रम करवाना तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर इस पूरी टीम का योगदान नहीं होता, उसको तो मैं शुक्रगुजार हुई हूँ। साथ में हिस्ट्री पॉइंट से जुड़े हुए इन सभी पर्दे के पीछे से जो काम कर रहे थे उन सबको मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा और मेरी इच्छा है कि मैं उनको सम्मानित भी करूँ। अब सवई की श्रेणी के बाद में मैं जसकरण जी और बाबूदान जी को मंच पे बुलाऊंगा। जसकरण जी ने पूरा संस्कृति का पार्ट पढ़ाया हिस्ट्री पॉइंट पे, और ख़ास बात देखिए, जहाँ जहाँ राजस्थान इतिहास में मैं अटक गया वहाँ बाबूदान जी ने कहा कि मैं हूँ ना, क्यों तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, और बाबूदान जी ने वो पाठ पढ़ा दिए। मेरी बहुत बड़ी जो एक जिम्मेदारी थी वो उनका निर्वहन बाबूदान जी ने किया। और जसकरण जी ने अभी प्रोफेसर बैच 3rd पेपर में पढ़ाया। 19 में से 17 प्रश्न के कंटेंट्स आए। पॉलिटिकल साइंस आजकल कैसा आ रहा है आपको भी अच्छी तरीके से पता है। तो मैं आप दोनों को मेरी तरफ से मैं आपको मोमेंटो दे के सम्मानित करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे तरफ से जो है वो मुझे लगता है कि आपके बिना ये चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाती। बाबूदान जी मेरे सहपाठी भी हैं, हमने बीएड साथ में किया था और अब हम साथ में पढ़ाते भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और अरफन मौला है। तो बाबूदान जी और जसकरण जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जब भी मुझे आवश्यकता हुई इन्होंने वो ये चीज़ें की। अब इसी कड़ी में इस पूरी टीम में हिस्ट्री पॉइंट को आगे ले जाने में कुछ 2-3 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो खुद मुझे 2-3 महीने पहले पता चला कि वो भी हिस्ट्री पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल पर्दे के पीछे से। मेरे खुद को आइडिया नहीं था कि ऐसा भी पीछे से प्रयास चल रहा है। तो मैं भवानी, लोकेंद्र और दिनेश को बुलाना चाहूँगा। ये तीनों ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ में सोशल मीडिया वगैरह पे ये काम कर रहे हैं। एक फैन पेज वगैरह, छोटी छोटी रील्स वगैरह ये बनाते हैं, साथ में पढ़ाई का काम भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको भी मैं एक मोमेंटो दे के सम्मानित करूं। तो इनका भी योगदान अविस्मरणीय है। चलेला तीन साथ याद हो। ये तीनों से मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले समागम 2.0 में ये राजपत्रित अधिकारी के रूप में सम्मानित हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है इन तीनों से। अब मैं मेरी बात को शुरू करूं उससे पहले 1-2 मिनट और लूँगा। मैं यहाँ पे सुरेंद्र जी और मांगीदान जी को भी सम्मानित करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से मंच संचालन किया, क्योंकि सुरेंद्र जी और मांगीदान जी दोनों का जो बेजोड़ एक कोऑर्डिनेशन था और बेहतरीन तरीके से इन्होंने किया। सुरेंद्र जी स्पेशली जोधपुर से चला के आए और मांगीदान जी हमारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं इनको भी सम्मानित करूं।
मांगीदान जी और हम खूब क्रिकेट साथ खेले हैं। इनका गांव झणकली है, मेरा फोगेरा है, तो ट्रॉफियां खेलते थे, टीम ले जाते थे और अभी पढ़ाते हैं और सरकारी शिक्षक हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक दो व्यक्तित्व और हैं। मैंने अभी इन दिनों, आपको पता होगा, इतिहास दर्शन के लिए, अभ्यास के लिए बच्चों की एक पुस्तिका के रूप में अभी आपको गिफ्ट भी दी और मार्केट में जारी भी करी थी। उसकी एडिटिंग में, उसके एक्सप्लेनेशन में एक और व्यक्ति की बड़ी भूमिका है जो बहुत दूर से चल के आए हैं। मैं BL माली को बुलाना चाहूँगा आगे, जो JRF पे PhD कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, हाँ, वहाँ से PhD कर रहे हैं और खुद पढ़ भी रहे हैं। इनका उस पुस्तक में काफ़ी योगदान है। आपने उस पुस्तक के ऊपर BL माली नाम भी देखा होगा, वो यही व्यक्तित्व हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनका भी मैं सम्मान करूँ। हाँ, ये दे दो, यही दे दो। कोई नहीं, आप कर दो, माला दो भाई इनको, इनकी इच्छा है पहनाने की सर को। अब इस पूरे सम्मान की कड़ी में एक व्यक्ति और छूट रहा है। मैं एक शख्स को छोड़ना नहीं चाहता यहाँ पे। एक हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी और उस टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी प्रश्न बने, उनकी व्याख्याएं संपादित हुई। ये सारा काम मेरे प्रिय विक्रम सलायच ने किया था और मैंने आग्रह किया तो वो हाजिर हो गए। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनका भी सम्मान करूं। बहुत दूरी से आए हैं और मेरी एक रिक्वेस्ट पर ही आप यहाँ पधारे। आप प्रधानाध्यापक हैं स्कूल शिक्षा में अभी, और आपका भी योगदान अविस्मरणीय है। लगातार आगे साथ है वो बना रहेगा। अब सम्मान की इस परंपरा को मैं अगर सम्मान करूं तो मेरी सारी फैकल्टी, हमारे सक्सेस पॉइंट पे हम 53 लोग हैं, तो सभी सम्मान के हकदार हैं और आप सभी मेरे लिए सम्मानित हैं, क्योंकि हिस्ट्री पॉइंट में इनका बड़ा योगदान था। मेरी एक हार्दिक इच्छा ये भी है, मैं सोनी जी को भी एक सम्मान स्वरूप देना चाहता हूँ। इन्होंने टेक्निकल, सोनी जी आप, निक्की और चंदन तीनों आ जाओ, आप तीनों, इन तीनों ने बड़ा योगदान दिया है, पूरी टीम को संभाला है। जितने भी कॉल्स, मैसेजेस आपकी तरफ से जो आते हैं, उन सारों का रिस्पांस टाइम टू टाइम देना, सब कुछ करने का जो है वो इन्होंने किया। ये पर्दे के पीछे के वो लोग हैं, स्तंभ है, जिनकी बदौलत हिस्ट्री पॉइंट चल रहा था। अब मैं मेरी बात को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे विराजमान सभी जो विद्यार्थी हैं मेरे, जो अभ्यर्थी हैं मेरे, इन सबको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे एक आग्रह पर बहुत दूर दूर से बड़ी लंबी यात्राएं करके आप यहाँ पे आए और अभी पिछले 5-6 घंटे से आप यहाँ पे बैठे हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का एक अवसर है, एक खुशी का अवसर है कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि बच्चे आएंगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक डर हमेशा रहता है, कार्यक्रम करवाना इतना आसान कार्य नहीं होता, और डर मुझे हमेशा से था कि कितने आएंगे, क्या आएंगे। ये आयोजकों को डर रहता है, क्योंकि वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, सीटिंग की व्यवस्था करते हैं, उनको ज़्यादा डर रहता है। मैंने तो कह दिया था एक बच्चा आएगा तो सम्मानित करके अपन स्नेह मिलन का कार्यक्रम कर लेंगे, बाकी उनको देखना वैसे देखें। तो आप सभी चयनित राजपत्रित अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ साथ में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो कम मार्जिन से रह गए या अपना चयन सुनिश्चित नहीं कर सके, उनको मैं शुभ आशीष देता हूँ।
बढ़िया मेहनत कीजिए और इतिहास 2.0 में मैं यहाँ पे आप सभी को देखना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी एक असफलता अंतिम नहीं होती, व्यक्ति कभी भी रीटेक कर सकता है और वो कभी भी अपने आप को पुनः स्थापित कर सकता है। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो अभी तैयारी कर रहे हैं या कुछ मार्जिन से रह गए हैं, उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग और अच्छे से मेहनत कीजिए। आगामी वैकेंसी में जो हमारा इतिहास 2.0 होगा, इतिहास 2.0, उसमें आप यहाँ पे आए, इनकी शुभकामनाएं मैं आप तक प्रेषित करता हूँ। अब जो व्याख्याता बने हैं उनको कुछ बातें करूं, उससे पहले मैं बात करूं 2008 की बात है सर। 2008 में मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था और यहीं पे एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में बाड़मेर जिला कलेक्टर महोदय, प्रशासन वगैरह सब थे और मुझे 2008 में बाड़मेर का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, इसी जगह पे। और जब मुझे वो अवार्ड मिला तो उसके साक्षी भगवान जी हैं, जिनको मैं एक बार आगे बुलाना चाहूँगा, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है। तो आगे एक बार भगवान जी, एक बार प्लीज़ आगे आइए। तो उस दिन 2008 की बात है और जब वो हमें पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार को पाने के बाद इतनी खुशी हुई थी कि हम और कुछ आगे करेंगे। इस मंच का बड़ा कारण होता है। वो 2008 की बात थी, आज 2024 चल रहा है, 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष के बाद क्या कुछ बदल गया कि हम खुद पुरस्कार आपको दे रहे हैं और आप पुरस्कार पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बदौलत होता है। एक नहीं, भगवान जी ने हिस्ट्री पॉइंट के, ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने मुझे 2006 से ठीक करना शुरू किया, मेरी हर गलती को ठीक किया। मैं जब भी कभी कुछ उच्चारण करता हूँ और गलत उच्चारण आता तब कहता है गणपति ये ठीक कर ले। जब भी मैं लिखता हूँ और मात्रा ठीक नहीं आती तब कहता है ये मात्रा आपको शोभा नहीं देती। आपको ये एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने हमेशा से एक बड़े भाई की तरह मेरी अंगुली पकड़ के मुझे आगे किया है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को कभी भूल नहीं सकता यहाँ पे। तो मेरी बड़ी होगी वो मेरे लिए खुशी का अवसर है कि मैं सर एक सर 2008 का वो दौर था और उसके बाद धीरे धीरे जब हमने हिस्ट्री पॉइंट स्टार्ट किया तो मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसा कार्यक्रम करूं, इतिहास समागम। और मैं सोचकर अभी थोड़ी देर पहले ऐसे भावुक सा हो रहा था कि इतने सारे बच्चे, इतना रिस्पेक्ट मैंने जितना आपको दिया नहीं उससे कहीं अधिक आपने मुझे लौटा दिया। इससे बड़ी गर्व की अनुभूति मेरे लिए एक शिक्षक के लिए कुछ हो नहीं सकती। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो मैं सही बताऊं, हिस्ट्री पॉइंट शुरू करने के पीछे मेरा जो मेन कारण था, हालांकि मैं पब्लिक मंच पे नहीं कहता हूं, फिर भी मेरे से झूठ भी नहीं बोला जाता, वो आर्थिक कारण था। क्योंकि मैं खुद एक गहरे आर्थिक संकट में था सर, और मुझे उस संकट से निकलने के लिए मैं हाथ पैर मार रहा था। मैंने कई बड़े संस्थानों को ईमेल भी किए थे। अब अलग बात है कि वो संस्थान अब मुझे वापस अब ईमेल कर रहे हैं। उस समय मैंने किए थे कि कोई मुझे ठीक जगह जॉब दे दें तो मैं मेरी इस परिस्थिति से निकल सकता हूँ। उस समय युवराज जी मेरे से छोटे हैं, अनुज हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये मैं कह दूं कि यहाँ अपने को ये करना, यहाँ ये करना, वो यही करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में वो मेरे से बड़े मैच्योर है। व्यक्ति की पहचान करनी हो, किसी से डील करना हो, किसी से बात करनी हो, इनकी समझ को मैं सलाम करता हूँ। और उस समय इन्होंने मुझे ये कहा था कि हम किसी और जगह जाने की बजाय हम खुद अगर अपना काम करते हैं और आपका क्या पता अच्छा नाम है और काम चल गया तो अपन इस आर्थिक संकट से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि उस संकट से बाहर निकलना ना इनकी बस में था ना मेरे बस में था। उद्देश्य ये था और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि पढ़ाना उस समय मेरे लिए सेकेंडरी था। ये बड़ा सच के साथ मैं इस बात को मैं कन्विंस कर रहा हूँ, इस जगह कन्फेस कर रहा हूँ। लेकिन फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो कहते हैं ना, माँ सरस्वती इतना दे देती है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। वो सारी चीज़ें, संकट खत्म हो गए। और उसके बाद क्या स्थिति हुई, 2022-23 तक आते आते वो मनी, धन, आर्थिक स्थितियां जो थी वो तो पता नहीं किस नंबर पे चली गई और फिर आनंद आने लग गया। और आनंद आने ऐसा लगा कि फिर हमने पढ़ाना शुरू किया। और मैं सर बताऊं आपको,
मैंने करीबन करीबन उस इतिहास हिस्ट्री पॉइंट के अंदर जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे थे उन मोस्टली सारे फ्री किए, और अगर फीस काउंट करके सवाई एक दिन बता रहा था कि लगभग हमने 50 लाख के आसपास की फीस जो है वो बच्चों की फ्री कर दी कि बेचारे वो पढ़ सकते हैं। वो इसलिए कि अब हमारा वो मकसद रहा नहीं था। जो मकसद था, शुरुआत की थी उस समय ज़रूर था, लेकिन माँ सरस्वती ने इतना कुछ दे दिया कि हमारी सारी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई थी। उसके बाद हमने बड़े दिल से काम किया, दिल से तो पहले दिन से किया था। और मैं इस मामले में हमारे अजीत सिंह को भी धन्यवाद दूंगा कि हम दोनों रात को बैठे क्या किया जाए, अजीत सर कहाँ गए, चले गए, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन बनाते हैं। मैंने मुझे तो आता नहीं, तो कि मैं बनवाता हूँ। उन्होंने पूरी प्रोसेस करके एप्लीकेशन बनाया और हमने इतिहास दर्शन का बैच लिया, क्योंकि उस समय मार्केट में कोई पढ़ाने वाला नहीं था और पुस्तकें भी नहीं थी सर। और उसको बैच को हमने जब शुरू किया तो हमने ये सोचा कि 50 बच्चे अगर जुड़ जाते हैं तो हमारा एप्लीकेशन का खर्चा, और एक हार्ड ड्राइव लेके आए थे उसका खर्चा निकल जाएगा, तो हम कम से कम घाटे में तो नहीं जाएंगे। और हमने रात को बैच जारी किया, जारी करके मैं सुबह जब वापस आके देखता हूँ तो उसमें 200 बच्चे जुड़ गए। तो मैंने कहा भाई, अरिजीत साहब को कहा कि अपना जो खर्चा था वो तो निकल गया, अब आगे देखते रहेंगे। और उसके बाद माँ सरस्वती की कृपा और बच्चों का विश्वास से रहा कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो उस पूरी जर्नी में आप देश राज्य भर के बच्चे, कोई करौली से आता है, कोई साउथ से हैं, कोई नॉर्थ से हैं, और इन बच्चों का इतना प्रेम मिला है कि 2012 में जब मैंने पढ़ाया था वो बच्चे भी मेरे से आज तक जुड़े हुए हैं, बड़े दिल से जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। बाकी सोशल, मैंने ये चीज़ देखी है कि ऑनलाइन एजुकेशन में भावनात्मक जुड़ाव का गजब अभाव होता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि हम बच्चों के साथ में रहते हैं, उनके सुख दुख का भागीदार बनते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में हम उनके सुख दुख का भागीदार नहीं बन पाते, तो इतना जुड़ाव होता नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ बच्चे अगर लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी को। चूँकि अब आप राजनीतिक पत्रित अधिकारी बने हैं तो मैं आपको एक 2-3 बातें कहूँगा, क्योंकि आप वैसे समझदार बहुत हैं, कि अगर आपको टीचर बनने की ही आपका टारगेट था तो आपको बधाई हो, आप उस लक्ष्य को पार कर चुके हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। टीचर बनने के बाद, जैसा कि पवन जी ने कहा कि वेतन भोगी कर्मचारी बन के रह गए तो आप जिंदगी भर टीचर ही रहेंगे। टीचर बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी, असली यात्रा सच में शुरू होती है। आप कितना सृजन करते हैं। विद्यार्थी का लक्षण होता है अर्जित करना, और शिक्षक का लक्ष्य होता है सृजित करना, क्रिएट करना। शिक्षक के अंदर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के गुण होते हैं। उसको अर्जित भी करना पड़ता है और सृजित भी करना पड़ता है। वो सृजित तभी कर पाएगा जब वो अर्जित करेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। आगे हर साल 1-2 नई किताबें पढ़िए, किताबें लाइए, नोट्स बनाइए। बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं तो कम से कम आप पुस्तक का सहारा लेके ना पढ़ाएं, ये क्षमता विकसित करना। आपने मेरी 1000 क्लासें देखी होगी, कभी ये नहीं देखा होगा कि मैं किताबें लेके वहाँ खड़ा हूँ। बच्चों के सामने जब 11th-12th को आप पढ़ाते हैं तो आपका पहले से होमवर्क हो जाना चाहिए, और बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उस समय कम से कम आप किताब का सहारा ना लें, आप बिल्कुल कंसाइज तरीके से, सिंपल वे से बच्चों को पढ़ाएं, तब आप बच्चों के दिल में बसोगे। हजारों शिक्षक आए गए होंगे, आपको वही याद है जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पढ़ना मत छोड़ना। अगर पढ़ना छोड़ दिया तो आपकी अकादमिक आत्महत्या हो जाएगी, और अकादमिक आत्महत्या का मतलब ये होता है कि आप केवल और केवल एक वेतन और बाद में पेंशन भोगी कर्मचारी के रूप में रहेंगे, जिंदगी में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अरविंद जी का अभी जैसे पवन जी बता रहे थे कि 2006 में सर लेक्चरर बनते हैं, और उसके बाद में अगर ये इतिहास लेखन नहीं करते तो आज इस मंच पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके साथ में और भी कई सारे साथी हुए होंगे। अरविंद जी ही क्यों है यहाँ पे? क्योंकि उन्होंने उस कार्य के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है। जब ये सीकर का किसान आंदोलन लिख रहे थे तो हर दिन
पुराने अभिलेखागारों की कटिंग से लेके मूल स्रोतों की पोस्ट करते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि व्यक्ति कितना काम करता है। उसमें भी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऑपरेटिव भी हुआ था सर के, और उसके बावजूद उन्होंने ठीक ढंग से काम किया। इनकी रेफरेंस देखता हूँ तो लगता है कि इस आदमी ने कितना कुछ चीज़ें की है। तो ये इनसे आपको सीखने की आवश्यकता है कि नौकरी के बाद में ये नहीं होना चाहिए बस अब तो कोई नहीं। मैंने ऐसे ऐसे प्रोफेसर और ऐसे ऐसे लेक्चरर देखे हैं जिनको इतिहास ही नहीं आता। अब ऐसा नहीं है कि इतिहास पहले भी नहीं आता था, गजब आता था, तभी वो लगे थे, लेकिन उन्होंने अपना विषय छोड़ दिया, अब दूसरे काम में व्यस्त हो गए। इसलिए अपना सब्जेक्ट मरने मत देना, एक बात। दूसरी बात, बच्चे विद्यालय के अंदर, हम कॉलेज और स्कूल का मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं, कॉलेज में बच्चों का प्रोफेसर के साथ में जुड़ाव नहीं होता, लेकिन विद्यालय के अंदर बच्चे जितने स्टूडेंट हैं वो प्रोफेसर से दिल से जुड़े हुए होते हैं, स्कूल लेक्चरर से, टीचर से बहुत दिल से जुड़े हुए होते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं। वो जैसा पहनते हैं वैसा वो भी पहनने की कोशिश करते हैं, वो जैसा बोलते हैं बच्चे भी वैसा बोलने की कोशिश करते हैं, वो जैसे आइडियल स्थापित करते हैं वैसा ही बच्चा बनने की कोशिश करता है। तो आपका विद्यालय में जो व्यवहार है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ शिक्षक बनना आसान नहीं है, आपको सहिष्णु होना पड़ता है, आपको सुनने की आदत डालनी पड़ती है, आपको सोबर होना पड़ता है, आपको नशे पत्ते विभिन्न वृत्तियों से दूर होना पड़ता है, आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ता है, आपको समय का बिल्कुल पाबंद होना पड़ता है, आपको अपना निजी जीवन भी कई बार खत्म करना पड़ता है, तब जाके एक शिक्षक बनता है। तो आप विद्यालय के अंदर कम से कम अपना व्यवहार ऐसा बढ़िया रखें कि बच्चे आपसे सीखें और 2 साल बाद बच्चा ये कहें कि हमारे के एक लेक्चरर ऐसे आए थे और मुझे उनके जैसा बनना है। तो कुछ बात होगी, नहीं तो इस राजस्थान के अंदर हजारों शिक्षक आते हैं जाते हैं, हर साल कई हजारों वैकेंसीज होती है, याद सिर्फ वही रखे जाते हैं जो कुछ नए आयाम स्थापित करते हैं। इसलिए अपने आचरण को ठीक रखना, क्योंकि जब कई बार सोशल मीडिया पे कई बार हम पढ़ते हैं कि विद्यालय फलाना विद्यालय में ये हुआ वो हुआ, इस प्रकार के गलत कार्य भी पढ़ते हैं हम। तो आप लोग जब भी विद्यालय में जाएं एक अच्छा उदाहरण दें, बच्चे रोने चाहिए आपकी विदाई पे, ऐसी स्थिति आनी चाहिए जो एक अच्छे शिक्षक बने, ऐसी शुभकामना मैं आपको प्रेषित करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम का जो मेन टारगेट था वो मेरे 3 टारगेट थे। पहला तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं बाड़मेर में इतिहासविद और इतिहास के शिक्षार्थियों को आमंत्रित करूं। दूसरा उद्देश्य ये था कि मेरे से जो बच्चे पढ़े उनका सम्मान समारोह स्नेह मिलन करूं, क्योंकि हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। बच्चे ये कहते हैं कि सर आपके ये पैंट कमर के ऊपर का भाग हमने देखा है, नीचे आपकी कैसे दिखते हो ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना पोर्शन नहीं देखा है, इससे ज़्यादा पोर्शन देखा ही नहीं। ये पहली बार कई बच्चे लाइव सुन रहे हैं, कई उन्हें आज पहली बार देख के सोचा है इतना ही है क्या हमें ऐसे कैमरे में तो ठीक दिखता है तो मेरी एक इच्छा थी कि कम से कम इस वर्चुअल दुनिया से बाहर आके रियलिटी में फेस टू फेस हो। दूसरा मेरा टारगेट ये था, और तीसरा एक मोटिवेशन भी था कि बाड़मेर में समय पे होते रहने चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं सर अब तो नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ तो हमारे अगर गाँव में चले जाओ सर, पूरे गाँव में 2-2 4-4 नौकरियाँ होती हैं। तो बच्चे आते हैं तो पूछता हूँ परिवार में, तो परिवार क्या सर, पूरे गाँव में दूसरी नौकरी है। और यही मैं जो शेखावटी की बात करता हूँ तो शेखावटी में घर में अगर 10 लोग हैं तो 8 लोग लगे हुए मिलेंगे आपको। हम बहुत पीछे हैं अभी भी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि मतलब मेहनत के जरिए प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको है वो अपने को मेहनत के जरिए प्रयास करने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हालांकि इसमें ऐसा कोई क्षेत्रवाद नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना कि व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, प्रतिद्वंद्व नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कक्षा के अंदर भी जब टेस्ट होते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है, तो हमें भी प्रतिस्पर्धा करनी है। हम मध्य प्रदेश के लोगों से तो कर नहीं सकते, तो हम कहाँ कर सकते हैं प्रतिस्पर्धा? हम ऐसे कर सकते हैं कि वो हमारे से आगे हैं, हमें उनके जैसा बनना है। तो इस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन होता है तो हम भी ठीक होंगे। तो मेरा तीसरा टारगेट ये था कि इस तरह से एक सम्मेलन करूं जिससे क्या होता है कि इतिहास का एक माहौल बने। इतिहास को बड़ा जटिल और बोरिंग सा विषय बता दिया गया, जैसा कि भवानी जी सर कहते हैं जैसा है नहीं। और सुरेंद्र जी कह रहे थे कि लाइट पंखे वगैरह बंद करके सर पढ़ाते थे ताकि पसीना हो तो पता चले कि पढ़ाई एक साधना है, कोई इतना आसान काम थोड़ी है।
तो आपने वो सब मुकाम हासिल किया है। तो ये मेरा उद्देश्य था। मेरी बात को मैं बहुत अधिक नहीं ले जाऊंगा आगे, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को भी यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। पूरी इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने से लेके कार्यक्रम को कैसे मैनेज करना है, पूरे कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, और जनरली पर्दे के पीछे ही रहते हैं। और उनमें से पहला जो पंक्ति में नाम आता है वो युवराज जी का आता है। मेरे वैसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन एजुकेशन में भी कम एजुकेटेड है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। इनकी मैनेजमेंट का मैं बड़ा तारीफ करता हूँ। आप आइए, मैं आपको भी मोमेंटो देना चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है। साथ में हमारा सोशल मीडिया हैंडलर स्वरूप जी शर्मा देखते हैं, तो आप भी अगर आओ तो मैं आपको भी, स्वरूप जी शर्मा तो पूरा सोशल मीडिया का हैंडलिंग पूरी आप करते हैं। तो जल्दी अब बच्चे क्या भूखे हो गए हैं और उनको ये चीज़ें अब ठीक ज़्यादा लग नहीं रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम के संदर्भ में हमने एक भी बार गणपत जी से बात नहीं की, हमने सवई जी और युवराज जी से ही बात करके इस पूरे को मैनेज किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व आपके साथ जुड़े हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, मैं स्वरूप जी के लिए एक है ना। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा कि एक साधारण सा व्यक्ति, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ के, जिसने ज़िंदगी में 6ठी क्लास में अंग्रेजी शुरू करी हो, जिनके पूरे परिवार में पहला मैट्रिक पास व्यक्ति, जिसका कोई ऐसा कोई शैक्षिक बैकग्राउंड नहीं, जिसका कोई इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं, 10th 12th सारे परसेंटेज में 49, 60, 61, 52 इस टाइप के परसेंटेज रहे हुए एक साधारण व्यक्ति को आपने इतना प्रेम दिया, आपने इतना एक प्रकार से रिस्पेक्ट दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हमेशा से ऋणी रहूँगा। और मेरी जिम्मेदारियां अब और बढ़ जाती है, मैं आगे इससे भी बेहतर प्रयास करूँगा, और हमेशा से मेरा एक आगे टारगेट रहेगा कि आपको मेरे शिष्य होने पे गर्व महसूस करवाऊँगा, कभी भी लज्जित महसूस नहीं करवाऊँगा। अंत में जैसा कि कवि अशोक की कुछ पंक्तियां एक बार बोली थी, वायरल हुई थी, एक और अभी कुछ 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं, पता नहीं किसने लिखी है लेकिन ठीक लगी, तो मैं अभी आप ये पंक्तियां मेरे सभी शिक्षक साथियों और आप सभी राजपत्रित अधिकारी जितने भी हैं सबको समर्पित हैं। मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण है। कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखा है हौसले पंछियों के, समंदर तो परखा है हौसले पंछियों के, और मैं डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। और आखिरी पंक्ति है कि बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, और मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः यहाँ पे पधारे सभी अतिथिगण और सभी राजपत्रित अधिकारी तथा सभी मेरे विद्यार्थियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं पर भी कोई त्रुटि रही हो या कहीं पर भी कोई कमी रही हो तो उसके लिए पूरी टीम की तरफ से हम अग्रिम क्षमा चाहते हैं। कभी कोई छोटी मोटी गलती भी है तो उसके लिए चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य हैं, पूर्ण नहीं है, तो संभावनाएं हमेशा रहती है कि छोटी मोटी गलती है वो बनी रहे। क्या कह रहे सर? पत्रकार महोदय, सॉरी मैं आपको इधर गौर करना भूल गया, पत्रकार महोदयों का
जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पूरा 6 घंटे का कार्यक्रम लाइव किया। ये तो ठीक है, इनकी काम की बात थी, सुन रहे थे आप, वो भी सुन रहे थे जो आपके काम का है ही नहीं, उसके बावजूद सुनना सबसे मुश्किल कार्य होता है। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जितने भी कैमरा पर्सन हैं, जितने भी हमारे सक्सेस पॉइंट की फैकल्टी ग्रुप हैं, उन सब का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भोजन की व्यवस्थाएं हैं, आप भोजन निश्चित तौर पे करके ही जाना। और हालांकि व्यवस्था थोड़ी उस हिसाब से है कि पहले अगर बाहर से जो लोग आए हैं वो अगर वहाँ भोजन करें और उसके बाद धीरे धीरे अपन बाड़मेर के लोग धीरे धीरे घुसेंगे और लास्ट में ख़त्म करके बाहर निकलेंगे, है ना। तो और अभी बैठे रहना।